नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। हमारा बीपी सिस्टोलिक 92 और डिस्टोलिक 55 चल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल की तरफ बढ़ता है, लेकिन डिस्टोलिक 65 से ऊपर नहीं हो पा रहा है और सिस्टोलिक 105 106 ऐसा हो रहा है। बहुत एक मानसिक रूप से कमजोरी सी महसूस हो रही, लेकिन फिर भी हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे दिमाग में हैं, उन पे अभी चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से और तथ्यात्मक रूप से उन पे हम वीडियो 1-2 दिनों में बनाएंगे, क्योंकि अभी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। खबरों की बाढ़ आई हुई है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पक रही हैं। फ़ोन भी लोग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा देर बात न कर पाएँ। घर वाले मना करते हैं चूँकि, और उनके वो मना करने के चक्कर में एक जो मूड बनता है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम राजीव पांडे जी को बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि एक ऐसे पेशेंस वाले व्यक्ति हैं जिनसे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। हमने उनके बारे में बहुत कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, हालांकि हम अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित तौर से इतने कड़े शब्द किसी के प्रति अगर इस्तेमाल किए जाएं तो वो व्यक्ति प्रत्युत्तर में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उन्होंने भाषा की मर्यादा और बिल्कुल एक जो कूल माइंड वाला, जो कुछ लोग कहलाते हैं वो कूल माइंड के व्यक्ति हैं, और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। हम उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और कल उन्होंने कुछ सवाल पूछे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया उनके पीछे लगी हुई है। हम तो उसमें खूब बर्बाद हुए हैं, क्योंकि हम दूसरों को नसीहत देते ज़रूर हैं, लेकिन पैसे टके के मामले में अवसर भी मिलते हैं, उनको हम खोते रहते हैं और हम उनको कैच नहीं करते हैं और नहीं कर पाते। जब हमने कोशिश की तो सफल हुए नहीं, तो इसलिए अब हमने कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन जो व्यक्ति धक्का खाया हुआ होता, फेल होता, उसे अनुभव ज़्यादा होता। तो शेयर मार्केट का भी अनुभव हम इसी में थोड़ा सा बताएंगे, डिटेल में वीडियो अलग से बनाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे कि कैसे बिना 1 रुपया लगाए पैसे कमाए जा सकते हैं, संक्षेप में बताएंगे, वीडियो अलग से बनाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जो ग्रुप इस समय काम कर रहा है, कुछ लोगों के जो वीडियो डाल रहे हैं वो ठीक है, और लेटर डाले हैं सक्सेना जी ने, रेलवे का डाला है, ढिलाई के लिए डाला है, नोशनल इंक्रीमेंट को लेके डाला है, बिल्कुल वो महत्वपूर्ण है। हम उनको धैर्य से देख के समझ के बताएंगे। लेकिन हमने जो एक मुख्य बात, 100 बात की एक बात कही है कि सरकार कोई निर्णय वर्तमान में नहीं ले सकती है। कोर्ट केस से संबंधित विषयों पर ही जो संबंधित सेक्रेटरी वगैरह हैं वो लिखा पढ़ी का जवाब देते रहेंगे, आदेश निर्देश देते रहेंगे कोर्ट केस के आधार पे। बाकी चीज़ों पे सरकार मौन ही रहेगी। जैसे डीए मर्जिंग हो गई, इसका कोई कोर्ट केस नहीं। डीए इंक्रीज का तो एक फार्मूला है, लेकिन 2 महीने से उसके आंकड़े नहीं आ रहे हैं AICPI के। अखबारों के आधार पे एक खबर इसी में डाली है ग्रुप में कि 54% हो जाएगा डीए, लेकिन हमारा बिल्कुल मानना नहीं। हम तो 53% की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो बोल रहे हैं 0 हो जाएगा, तो फिर 53-54 तो छोड़ो, 3% होगा। कुछ लोग 1% भी बता रहे हैं। तो देखो, इन सब चीज़ों पे जाने की अभी बात नहीं, खिचड़ी अभी वो पक रही है। हाँ, कुछ मुद्दे कोर्ट केस वाले हैं जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट सर्वोपरि है। और फिर से एक बात बता दें, हमने कोशिश अपनी की थी, उसकी तैयारी की थी, पूरी नहीं हो पाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सबकी तरफ से सामूहिक रूप से ऐसा रेट लगाएं कि सबको बिना कोर्ट केस किए फायदा मिल जाए। लेकिन अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट पर जो भी बातें सामने आई हैं, आ रही हैं, आएंगी, वो कोर्ट केस से संबंधित है और उनको ये मिलना तय हो चुका है। आदेश जारी हो चुके हैं, जहाँ नहीं हो चुके हो रहे हैं, लेकिन उन सबको लाभ मिलना तय है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को, कैट और स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल 100 बात की एक बात है। अब जो बाकी मुद्दे हैं
कोर्ट केस वाले 2 मुद्दे और आ गए हैं। एक 79+ में 20% पेंशन इंक्रीज का, वो मामला जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट और चेन्नई हाई कोर्ट की वजह से, जिसमें जजों के लिए है 79+ में, हम लोगों के लिए डिपार्टमेंटल 80+ में है। जब 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं उसके बाद 20%, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए 79 वाला मामला है और लोग केस करने लगे। हमारे जो वकील साहब थे वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो 100% सफलता की गारंटी नहीं, क्योंकि मामला हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट है। तो 79 ईयर्स का जो 20% का मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद ही फाइनल होगा, फाइनल हो जाएगा जहाँ तक इसमें, क्योंकि ऐसे मैटर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो आदेश होते हैं उन्हीं को आगे बढ़ा देती है। अब दूसरा मामला है जो कम्यूटेशन का है, यानी रिस्टोरेशन, जो 15 साल का है, वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। 10 साल 8 महीने 128 महीने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं राउंड अप में होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने, जो गुजरात सरकार ने 13 साल कर दिया 15 से घटा के, ये 12 साल होना तय है। अगर आपको याद हो, कोर्ट केस जो पेंडिंग में है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और अब 32 याचिकाएं हो चुकी हैं वहाँ पे, सब उधर ही रिफ़र कर दी जा रही, तो उसमें अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट है और ये मामला जाके 12 साल पे सेटल हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है, बातें कहने की बहुत ही, इस पर डिटेल सहित वीडियो बनाने की ज़रूरत है, जो कि हम बनाएंगे, लेकिन जब मानसिक स्थिति वैसी हो पाएगी। अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत होते हैं कारण, जिनमें हम अभी उलझे हुए हैं। ये हम किसी तरीके से समय निकाल के आपको बता रहे हैं। तो जो भी स्थितियां हैं कोर्ट केस वाली, तो कोर्ट केस वाली 3 स्थिति नोशनल इंक्रीमेंट की क्लियर है, 79+ में 20% इंक्रीज का क्लियर नहीं है, हाई कोर्ट तक मामला है, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। उसी प्रकार से रिस्टोरेशन का मामला तो नेशनल काउंसिल में उठाया गया था, उसी पे भरोसा करना ठीक था, लेकिन मामला कोर्ट केस के बाद नेशनल काउंसिल में आया है, ये ध्यान दो। तो ये मामला 2026 में सुलझ सकता है, लेकिन कोर्ट केस के द्वारा ये मामले जो सुलझेंगे तो जो कोर्ट जाएंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट वाले हों, चाहे वो 20% वाले हों, चाहे ये रिस्टोरेशन पीरियड वाले हों। अभी कोर्ट केस का ही मामला है, सबके लिए सरकार ने कोई मन नहीं बनाया है। 79+ वालों में और रिस्टोरेशन वाले में तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी मामला बाकी है, सरकार वहाँ जाएगी ज़रूर। तो ये मामले हैं, इन पर तो आदेश निर्देश जारी होते रहेंगे, लेकिन बाकी सारे मामले, चाहे फिक्स मेडिकल अलाउंस हो, पेंशन मर्जिंग का हो, पेंशन इंक्रीज का हो, पे कमीशन का हो, ये कहीं कोर्ट केस के मसले नहीं, इन पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। पेंशन वृद्धि का भी कोई नहीं बता सकता, आंकड़े जारी नहीं हुए। हमने बहुत पहले 3% अपने समीकरण सेट करके और घोषणा कर दी कि 3% बढ़ेगी। अब 3% केवल 3% हो जाएगी अगर मर्जिंग होगी। मर्जिंग का भी कोई कोर्ट केस नहीं है, वो सरकार बनने के बाद ही संभव है। तो इन खबरों का अभी कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन खबरें चलाने के लिए चलाई जा रही। और बड़े बड़े दिग्गज अब 128 महीने वाले रिस्टोरेशन में कूद चुके हैं जबकि मामला पुराना हो चुका है। अब इसमें जो रिस्टोरेशन में ब्याज दर की बात की जा रही है, हम आपको वो भी बताएंगे एक अलग से वीडियो में, कि वो कहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा। ये पीएसयू बैंकों का नहीं है, रिजर्व बैंक गवर्निंग बैंकों का नहीं है। हालांकि कोई भी बैंक हो, कोई भी संस्था हो, सेबी और रिजर्व बैंक के द्वारा ही गवर्निंग की जाती हैं, तो खैर वो एक अलग चीज़ है। आज हमने जो बोला कि संक्षेप में बता देते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, दलाल स्ट्रीट कहलाती है, क्योंकि पहले ब्रोकरेज जो ब्रोकर हैं वो दलाल कहलाते, और वहाँ पे आपने फिल्मों में देखा होगा सर्टिफिकेट होते थे, वो वहाँ पे बोलियाँ लगाई जाती थी और उसके आधार पे अगले दिन अखबार में रेट छपते थे, वो जो सेटलमेंट होता था, दलाल स्ट्रीट बन गई। आजकल हाईटेक हो गया है सब कुछ और बहुत कुछ बदल गया शेयर मार्केट। दुनिया के तमाम जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, अपना 4थे नंबर पे है स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में, तो वो तमाम स्टॉक एक्सचेंज के आधार पे भी और विश्व में कहीं भी कुछ भी घटना घटित होती है उससे शेयर मार्केट में अप डाउन होता है। जो सरकार ने एनपीएस सिस्टम भी लागू किया वो भी बाजार के आधारित है, और वहाँ पे बाजार का मतलब शेयर मार्केट है जिसमें म्यूचुअल फंड वगैरह आ जाते हैं। बहुत विस्तृत एक सब्जेक्ट है
इकोनॉमिक्स का एक अलग से अध्याय है शेयर मार्केट का। तो संक्षेप में बता देते हैं कि सेंसेक्स मतलब संवेदी सूचकांक जरा सा खड़कने से भी उघड़ता बढ़ता है। दो तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं, बल्कि तीन तरह की तीसरी कैटेगरी के हम लोग हैं जो उन दोनों को देख के, सुन के, पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वो थर्ड वाले हैं जो न्यूट्रल गियर में हैं। बाकी एक रिवर्स गियर वाले हैं जिनको मंदड़िया कहते हैं, जिनको भालू के रूप में जाना जाता है, और बियर, और जो तेजड़िए होते हैं वो बुल के रूप में जाने जाते हैं। तो तेजड़िए मंदड़ियों के रणनीति और उठापटक के बीच में हम लोग फंसे हुए होते हैं और उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। शेयर मार्केट अब कोई मार्केट के बजाय ये इसको जुआ घर कहना चाहिए तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। सेबी इसको पूरी तरीके से नियंत्रित करती है और बहुत सारा फंडा हम डिटेल में कभी बताएंगे। शेयर मार्केट में पहले केवल सेंसेक्स और निफ्टी हुआ करती थी। सेंसेक्स में 30 शेयरों को लेकर संवेदी सूचकांक बनता है, निफ्टी में 50। जो बड़ी कंपनियों के शेयर हैं उसमें लिस्टेड होते हैं, लिस्टेड तो बहुत होते हैं लेकिन 50 कंपनियों के शेयर को आधार बना के ही सूचकांक आगे पीछे होता है। अब निफ्टी में होता है पुट और कॉल भी, जिसमें पूरा सौदा न करके तेजी और मंदी के आधार पे पुट जो होता है वो मंदी है और कॉल होता है तेजी। इसको बेस पे आप खरीदी फरोख्त करते हैं और कई महीने आगे तक का ये सौदा होता है। कैसे किया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से शेयर बनता है, आप भी शेयर मार्केट की कंपनी भी बना सकते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे और एक वीडियो में बता पाना भी कठिन होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बता देते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं 4 जून को परिणाम आएगा। उम्मीद 100% है कि भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार अगर जैसी उम्मीद है 400 पार वाली वैसी है तो मार्केट भी 80,000 को टच कर जाएगा, संवेदी सूचकांक जो सेंसेक्स है। तो अच्छे जो शेयर हैं उनका थोड़ा स्टडी कर लें, वो खरीद लें, अथवा सीधे सीधे कॉल खरीद लें। कॉल खरीदें या पुट बेचें, एक ही बात है। पुट बेचने में बहुत पैसा लगेगा, कॉल सीधे खरीद लें। अगर थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं तो अगले महीने का खरीद लें, तो कॉल खरीद लेंगे तो 4 तारीख के बाद मार्केट में बूम आएगा। लेकिन अभी उसके पहले डाउन में जा सकता है 4 तारीख तक, क्योंकि पहले नीचे ले जाएंगे फिर वो जंप करेगा। तो ये तो हो गया शेयर मार्केट। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, तो ये जुआ है, वो तो जुए का भी बाप है क्रिप्टो करेंसी। ये शेयर मार्केट केवल 5 दिन चलता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और इसका एक टाइमिंग है 9:15 से 3:30 के बीच। और जबकि क्रिप्टो करेंसी 7x24 हर समय वो उसकी एक्सचेंज काम करती रहती, लेकिन वो भरोसेमंद नहीं, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है। सर्वर कहाँ है, किसका है, कौन मालिक, कोई मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। अभी बिनांस जैसा जो सबसे बड़ा उसका एक्सचेंज है क्रिप्टो का, उस पर भी भारत में तो पाबंदी भी लग गई है। बजीरेक्स वगैरह बहुत सारी और एक्सचेंजें भारत की भी थी, वो भी सरकार ने नियंत्रण उन पर लगाया हुआ है। तो कुल मिला के क्रिप्टो करेंसी में तो पैसा फेंकने जैसा है, भाग्य से आ जाए वापस तो आ जाए। लेकिन हमने बताया कि उसमें एक माइनिंग सिस्टम भी होता है, जो असली माइनिंग होती थी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलोना वगैरह वगैरह, तो उनकी माइनिंग के लिए बहुत हाई फाई मशीनें होती हैं और वो रात दिन उनको बिजली लगातार चाहिए रहती, बहुत महंगा पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मार्केट डाउन में जितना आपने खर्च किया उतने का भी आना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के माइनिंग वो वाली जो असली माइनिंग है वो तो संभव नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन मोबाइल से भी 2019 से पाई ने मार्केट बनाया, कई नकली कंपनियां आ गईं, आदमी फेडअप हो गया, परेशान हो गया। हम भी उसमें शामिल हुए थे 2021 से और उसमें हमने पाई अर्जित भी कर ली हैं। 3500 तो हमारे ही खाते में, परिवार के मामलों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वैल्यू एट प्रेजेंट जो गूगल बताएगा वो 1 करोड़ से ऊपर है। तो कुल मिला के वो कैसे किया जाता अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन पांडे जी संक्षेप में बता दिया, आपको भी निश्चित रूप से इसका नॉलेज होगा। और आपने जो SLP के बारे में 5 लाख रुपए जुर्माने की बात की थी, वो मेघालय हाई कोर्ट का मामला था, जिसके आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने SLP लगाई थी। 5 लाख का जुर्माना उनको भरने के लिए बोला गया। डबल बेंच के जज थे और वो सैनिक युद्ध जो
युद्ध के परेशान रहते हैं, उसका जो फंड है उसमें 5 लाख रुपया जमा करने के लिए वो निर्देश भी दिया गया। तो कुल मिला के वो है, लेकिन वो ये मामला नहीं था नेशनल इंक्रीमेंट वाला, वो दूसरा मामला था। लोग उसको उससे जोड़ रहे हैं, अब वो जोड़ते रहें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बताने वाली अभी समय नहीं, सामर्थ्य भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि आज का वीडियो गड्ढमड्ढ हो गया है। हम बहुत क्लियर कट कुछ वीडियो बनाएंगे, जो लोग जुड़े हैं जुड़े रहें, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। अभी तो हम ही परेशान हैं स्वास्थ्य को लेके भी। अभी हम जब थोड़ा जोश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो हमारा बीपी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने लगता है, तो हम नॉर्मल फील करते हैं। लेकिन अगर सुस्त बैठ जाते हैं चुपचाप, तो वो हमारा डाउन होने लगता है। और हो सकता है ये हमारा ऊपर जाने का हो। हमने ये भी बोला जब जाएंगे, तो बेटे को बोला, वो हमारी आज्ञा कितनी मानेगा। उम्मीद है कि वो आपको सूचना देगा 1-2 दिनों के अंतराल के बाद, नॉर्मल होगा तो, कि भाई अब वो पिताजी नहीं है और हम आ गए। अब वो शायद ये चैनल वैनल तो इस टाइप का चला नहीं पाएगा, उसको इसका कोई अनुभव नहीं, हालांकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, हमारी किसी से कोई नाराज़ी नहीं रहती, जो भी बोलते हैं तत्काल बोलते हैं, और हर एक के प्रति 100% हमारी हमदर्दी है। हम तो ये बोलते हैं कि कोई बड़े मुद्दे को लेके जंतर मंतर पे आमरण अनशन करके हम अपना प्राणांत करें, ताकि एक सार्थक पहल हो जाएगी, और उसके आगे हमारे जो होगा निपटारा, उसके आधार पे आप अपनी मांग मनवाते रहें। इसीलिए बोलते हैं कि आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाओ, क्योंकि लोग काफ़ी कुछ उसमें जो डाल रहे हैं वो डालते रहें, लेकिन एडमिन कोई होगा वो लगातार देखे। हम तो देख भी नहीं पाते हैं। कोई आदमी अगर घुसपैठिया आके कुछ ऊटपटांग डाल देगा तो हम देख नहीं पाएंगे, और एक अजीबोगरीब कानूनी पचड़ा पड़ जाएगा। तो ये तो मामला जो हो गया है। अब कान सिंह जी ने बोला वीडियो बनाते रहो, कुछ नया मिलता है तो उनको हम धन्यवाद करते हैं, और कुछ लोग आलोचना करते हैं। वो साधुवाद के पात्र तब होंगे जब आलोचना क्लियर कट बताएं कि इस मामले में आप गलत हैं, आपसे हम नाराज हैं, ये आप सही नहीं बोल रहे हैं, तो हम में सुधार होगा। बुढ़ापे में भी सुधार करने के चांसेस रहते हैं, क्यों बुढ़ापे में लोग बिगड़ भी जाते हैं। बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और संभलने में तो क्या बोलें। तो खैर, अब हमारा बिगड़ने सुधरने की तो बात छोड़ो, लेकिन हम आपको इतना बोल रहे हैं। एक सज्जन और हैं आर्यन लाल, उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण एक अपनी तरफ से लिखा है कि भारत पेंशनर समाज जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेंच के हिसाब से पूरा जो भी नेशनल इंक्रीमेंट वाले हैं उनका केस फाइल कर रहा है, और वो जीत रहे हैं और बेहद कम पैसे ले रहे हैं। तो श्रीमान आर्यन लाल साहब जी, आप कृपा करके या तो पूरी मदद करें, वो आर्डर डालें या न डालें, आपकी बात पे भी भरोसा कर लेंगे सभी लोग, लेकिन ये तो उनका नंबर दें। हमने हालांकि उनकी साइट से डाल भी दिया तुरंत एक लिंक नीचे, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आप बताएं कि वो कितनी फीस लेते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर भी डालें तो लोग कॉन्टेक्ट करें। लेकिन इलाहाबाद कैट में तो केवल और केवल उस ज्यूरिडिक्शन के लोग ही जा पाएंगे, उसमें तो पूरा उत्तर प्रदेश भी नहीं आता है। तो कुल मिला के बात अगर करते हैं कोई ऐसी मन बहलाने वाली या खुश करने वाली नहीं, कि कोई मुक्तक या कोई शेरो शायरी की 2 लाइनें करके निकल ली है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आर्यन लाल साहब, आपने बड़ी बात लिखी है, और बड़ी बात लिखी है तो पूरी करिए। उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए, वकील साहब का न दे के ये जो हमारा पेंशनर समाज है इनका नंबर दीजिए, और साथ में ये भी बताइए कितनी फीस वो लोग लेते हैं, और नहीं तो आदमी फ़ोन करके उनसे पूछ लेगा। तो कुल मिला के विशेषकर इस वीडियो से हम आर्यन लाल साहब से गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो पूरी बात करें, नहीं तो लोग कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि नेशनल इंक्रीमेंट नई सरकार बनने के बाद हो सकता है अपनी तरफ से सबको दे दे, लेकिन अभी तक केवल और केवल कोर्ट केस करने वालों के लिए ही रास्ते खुले हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ हमने कोशिश की, हमने क्या बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे दिमाग से बाहर अब हैं, लेकिन हम वायदा करते हैं कि जो लोग पैसा कमाने के लिए प्रयत्नशील हैं, हमारे पास यही काम, हम लोगों को यही बताते रहते हैं। गांव वाले के लिए विशेष योजनाएं, गांव की वजह से शहरों में बेरोजगारी, और उन गांव वालों का कोई ठेका लेने वाला आदमी मिले तो हम वो बातें बताएंगे जो अमर्त्य सेन ने मुद्दे उठाए, उनका समाधान नहीं दिया। और इसको हम जबलपुर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि अब स्वर्गीय हो गए,
उनको बोला था, उन्होंने बोला आप हैं तो सही, लेकिन वो आपकी बात हमारे लेवल की नहीं है, ये आप सही कह रहे हैं, हम आपको कहीं लेक्चर देने के लिए बुलाएंगे। लेकिन वो बेचारे रहे नहीं और हम शायद जा भी ना पाते। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस विषय पे कभी लाइव आएंगे और सारे सवालों के जवाब देंगे अर्थ के मामले के। भारत ऐसे ही पांचवी अर्थव्यवस्था नहीं बनी है। क्या कारण है जो पीछे घसीटने वाले हैं और क्या कारण आगे बढ़ाने वाले? गांव वाले जिनके लिए जय किसान शब्द लगा है वो लंगर जैसे पड़े हैं। तो कुल मिला के अगर कोई गांव की जिम्मेदारी ले तो भारत तीसरी नहीं नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और ये हमारा दावा और चैलेंज है। 3 साल में तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। लेकिन गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं। हम भी गांव से लिंक जहां रखते हैं, उन्हीं लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। और अगर माने तो हम किसी दिन लाइव आके सब बातों के जवाब देंगे और तरीके बताएंगे कि गांव में रहिए, मान सम्मान कमाइए, किसान पुत्र कहलाइए। और केवल 2 ही प्रोफेशन है, आर्मी जिसको प्रोफेशन न कहा के जवान कहा जाता है, उनके लिए जय जवान, क्योंकि वो प्राणों की बाजी लगाते हैं देश की रक्षा के लिए। दूसरे, अगर आदमी खाना ना खाए तो मर जाएगा, इसीलिए वो भी प्राण बचाने का काम किसान करते हैं, उनके लिए जय किसान है। लेकिन जब वो कहीं बड़े शहर में जाके मजदूरी करते हैं उनके पुत्र, तो वहाँ 0 बटा सन्नाटा वैल्यू हो जाती है। डांट डपट अलग से खाते हैं, झिड़की झेलते हैं। वहाँ कोई जय मजदूर नहीं होता है, मजदूर हमेशा मजबूर होता है। तो हम तो कहते हैं कि जय किसान बने रहो, अपने गांव में रहो, आपकी जय जयकार होगी। नेता आके आपके सामने दंडवत होंगे और आप खुद अपने आप में एक नेता बनने के बजाय नेता बनाने वाले बन जाएंगे। और आपके गांव में इतने रोजगार मिलेंगे कि शहर वाले गांव चल के आएंगे रोजगार करने, मजदूरी करने। जैसे भारत को गरीब देश माना जाता था एक जमाने में, IPL में ठुमका लगाने विदेशी बालाएं आ रही हैं। हालांकि विदेशी बाला की बात बार बाला से मत ले लेना, लेकिन विदेशी जो बालाएं हैं वो ठुमका चौवा छक्का पर विकेट गिरने पे लगाने आती हैं। तो ये है भारत की स्थिति। बहुत पैसा है, इंडिया बहुत अमीर है, भारत बहुत गरीब है। लेकिन भारत को हमें अमीर बनाना है और भारत गांव में बसता है। गांव वाले समृद्ध हो जाएंगे, देश समृद्ध हो जाएंगे। अभी हमारा BP भी नॉर्मल हो गया होगा, अभी हमें ठीक लग रहा है। हम आपसे वो बातें करना चाहते हैं कि मरने के पहले जो बातें हमारे पास हैं, केवल और केवल हमारे पास, इसीलिए हम किसी को भी चुनौती देते हैं। लाल झंडे वालों को दी, कोई नेता हिमाकत जुटाए, हम सभी को नाम लेके अगर बोलना शुरू कर देंगे तो कई लोग कहेंगे नहीं, हम अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई हिम्मत तो जुटाए। लाइव आएंगे, फिर आमने सामने बहस होने दो, पता लग जाए कौन कितने पानी में। कैपिटल के बारे में भी जिसने पढ़ाई लिखाई, कार्ल मार्क्स और माओ के बारे में भी जानता हो, नक्सल और माओवादी से लेके अर्बन नक्सल से लेके और लाल झंडा लाल सलाम तक लेके सबकी पोल पट्टी खोल के रख देंगे। तो ये इसलिए हम उन लोगों को लाइक नहीं करते हैं। क्यों? वो मजदूरों का भला नहीं, नुकसान ज़्यादा कराते हैं। उनके पास केवल टूल डाउन और स्ट्राइक का हथियार है, और उस हथियार को उनकी धमकी और ब्लैकमेलिंग होती मैनेजमेंट को, सरकार को, बस और कुछ नहीं। चका जाम, स्ट्राइक, ये भारत बंद, इसके अलावा क्या किसका नुकसान होता है? वो भरपाई कर सकते हैं आप क्या? जापान में भी तो स्ट्राइक होती है, उनका तरीका अलग है। जापान के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है, जैसे जूते की फैक्ट्री में अगर उनको प्रेशर डालना मैनेजमेंट, तो वो केवल एक लेफ्ट या राइट वाला जूता बनाने लगेंगे और प्रोडक्शन डबल कर देंगे। यह है उनका तरीका। मैनेजमेंट झुकता उनके आगे, उनके ऊपर मारपीट, उनके ऊपर कोई दमनकारी वो नहीं लगाया जाता, वो सस्पेंड भी नहीं होते हैं। जब समझौता होता तो मालिक का भी फायदा होता, कर्मचारियों का भी फायदा होता। तो कुल मिला के हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपनी शक्ति सामर्थ्य को अच्छे काम में लगाना चाहिए। और वो अच्छा काम है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र हित में जो नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारी नज़रों में वो कोई 0 बटे सन्नाटा और टुकड़े टुकड़े गैंग JNU, जहाँ ये यूनियन और संगठन है, वो देश हित की कौन सी बात करते हैं? इन्होंने कौन सा देश हित कर दिया है? तो ये विदेशी विचारधारा वाले लोग हैं। और कामरेड पे हमने आपत्ति इसलिए जताई थी, रसिया जहाँ से इसका जन्म हुआ है कम्युनिज्म का, वहाँ कामरेड गाली मानी जाती है। थोड़ा गूगल गुरु से पूछ लेना। कामरेड फ्रांस से उत्पन्न हुआ, रसिया से नहीं। रसिया में कामरेड का मतलब गाली होता है। गाली तो और बहुत कुछ है जिन्हें हम अपने देश में अच्छा मानते हैं, लेकिन छोड़ो। तो कुल मिला के किसी दिन लाइव भी आएंगे, एक यही दिली इच्छा है।
और आमने सामने की बात करेंगे। शायद लोगों को लगता हो कोई तैयारी करके आते होंगे, लिखा पढ़ी करके आते होंगे, लेकिन नहीं, हम तो धारा प्रवाह बोलते हैं, बोलने की आदत है, बकवास करते हैं, जो भी कहो। और जो बकवास सुन लेगा तो कभी न कभी कोई उसकी समस्या बड़ी होगी, समाधान मांगेगा, देंगे। और ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्ति है जिसका हम उपयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।